गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे 17 जून 2020 के न्यूज़ का, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास है कि भारत चीन के बीच 4 दशक बाद सीमा पर खूनी संघर्ष। हालांकि गोली नहीं चली है, लेकिन फिर भी सीमा पे संघर्ष कंडीशन हुआ है, संघर्ष क्रिएट हुआ है। जो लगातार तनाव चल रहा था उसके बाद झड़प हुई है, और झड़प में जहां 20 भारत के सैनिक शहीद हुए, वहां 43 चीन के सैनिक मारे गए हैं। क्लियर है। लेकिन इसके बाद भी जहां भारत सरकार ने, जहां भारत की सेना ने डाटा इन्फॉर्म किया है, जहां सूचित किया है लोगों को कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, वहीं चीन के सैनिक ने, चीन की सेना ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। जैसा कि हमें पता है कि चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, चीन साम्यवादी देश है, जहां पे इस तरह की घटनाएं जो चीन के फेवर में नहीं हो उसको छुपाया जाता है। कोरोना से कितना मरीज चीन में मरा है इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, राइट। देखो इशू सुन लो, बेसिक इशू यह है कि 6 जून को भारत और चीन के बीच में वार्ता हुई थी सीमा पे, और वार्ता के बाद जो है एक चौकी नंबर 1 है, यहाँ पे दिया हुआ न्यूज़ चौकी नंबर 1 है। चौकी नंबर 1 से दोनों सेना जो है सहमति हुई थी कि 5 किलोमीटर पीछे जो है चीन के सैनिक जाएंगे, और उसके बाद जो है भारत के सैनिक भी 5 किलोमीटर पीछे आएंगे चौकी नंबर 1 से। क्लियर है। इसके बाद परसों रात में भारत के कुछ सैन्य टुकड़ी जो है वहाँ विजिट करने के लिए गए चौकी नंबर 1 पे, कि हम जाकर के देखते हैं कि चीन के सैनिक अभी तक पीछे हटे या नहीं हटे। तो पता चला कि चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे। उसके बाद दोनों के बीच में झड़प हुई है, और इस झड़प में जहाँ भारत के सैनिक शहीद हुए वहाँ चीन के सैनिक भी मारे गए। देखते हैं कि क्या कंडीशन होने वाला है। युद्ध की कंडीशन लग रही है, लेकिन देखते हैं, इस पे हमारी नज़र रहेगी, फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे कल इसको लेकर के, राइट। देखो, बलूचों और पश्तूनों पे पाकिस्तान को घेरने की कूटनीति। क्लियर है। बलूचों और पश्तूनों पे पाकिस्तान को घेरने की कूटनीति, यहाँ पे जो डिस्कस है यूएनएचआरसी में, जहां पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के अगेंस्ट में जाकर के आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान जहां कश्मीर मुद्दा को लेकर के वहां पे जाता है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, वहीं भारत सरकार बलूच को लेकर के, पश्तून को लेकर के यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना बलूचों पे अत्याचार कर रही है, पश्तूनों पे लगातार अत्याचार कर रही है। क्लियर है। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएनएचआरसी के बारे में जानना अधिक इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, सॉरी कमीशन नहीं, काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो 47 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है ये। 47 मेंबर जो है एक समिति है, यूएनएचआरसी का टोटल 47 मेंबर है, जिसमें प्रत्येक टर्म में 3 टर्म के लिए एक राष्ट्र इसका सदस्य बनता है। इतना तक क्लियर है। 47 मेंबर है यूएनएचआरसी का, 3 वर्ष के लिए इसका सदस्य देश बनता है, और रीजनल ग्रुप बेसिस पे इसका सदस्य बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे सार्क का एक ग्रुप है, तो यहाँ से एक सदस्य होगा यूएनएचआरसी का 3 वर्ष के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 3 वर्ष के लिए फिर रिपीट होगा। भारत भी यूएनएचआरसी का कई बार सदस्य रह चुका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, खास करके वनडे एग्जामिनेशन में, एक दिवसीय एग्जामिनेशन में, कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2006 में हुई। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्टली 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई है। इससे पहले जो कमीशन था ह्यूमन राइट को लेकर के, वो था यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट।
तो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस करके यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना हुई है 2006 में। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। देखो, प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के समक्ष रखे पक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस आर्टिकल के, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। आई रिपीट, प्रेस की स्वतंत्रता की बात किस आर्टिकल के तहत की गई है, आपको कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म करना। ये जो है भारत और चीन के बीच में जो खूनी झड़प हुई है, इसको लेकर के पूरा न्यूज़ दिया हुआ। देखो, चीन और इंडिया के बीच में क्या क्या संबंध है हमने कई बार डिस्कस किया। इसको लेकर के हम आज डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या इशू हुआ था वो हमने फर्स्ट पेज पे आपको बता दिया। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो है कि स्कूलों से ही निकलेगी आत्मनिर्भरता की राह। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि बहुत ज़्यादा इसको एलोबरेट नहीं किया गया। आत्मनिर्भर पे जो है कई बार हमने डिस्कस किया है, कई आर्टिकल आया है। राइटर का कहना है कि जो स्कूलों से ही इसकी शुरुआत करनी होगी, यानी लोग जो है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से इसकी शुरुआत करनी होगी। उसको स्किल इस तरह से करना होगा जिससे भी चीज़ की हमें आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन हमारा जो है इस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा होना चाहिए। एजुकेशन जो हमारी शिक्षा है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा होना चाहिए। और भारत का एजुकेशन यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा एजुकेशन जुड़ा हुआ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ की जो मांग होती है, मान लो हमें सोलर प्लेट बनाना है, भारत को सोलर पे आत्मनिर्भर होना है। 90% सोलर का जो इक्विपमेंट है, जो सामग्री है, हम लोग चीन से मंगाते हैं। तो सोलर प्लेट पे हमें आत्मनिर्भर होना है, तो इसका एजुकेशन जो है, इसकी शिक्षा हमें स्कूल में ही देना होगा, इसकी शिक्षा हमें कॉलेज में देना होगा, राइट। तो इंडस्ट्रीज़ की मांग के अनुसार, देश की मांग के अनुसार एजुकेशन को ढलना होगा। बेसिकली इसी पॉइंट पे डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में। एक बार खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खुद से आप पढ़ सकते हो। देखो, भारत और नेपाल संबंध के भी बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, और यहाँ पे जो है ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से नेपाल जो है भारत से दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको भी आप खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि क्यों भारत से दूर जा रहा है नेपाल, राइट। और एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि केपी ओली जो है, केपी ओली हैं जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। केपी ओली की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को चाइना सरकार के द्वारा सेव किया गया था 2019 में। लास्ट ईयर चाइना गवर्नमेंट ने, खास करके चाइना का जो राजदूत हैं जो नेपाल में हैं, उस राजदूत ने, नॉर्मली राजदूत किसी व्यक्ति से बात नहीं करता है, राजदूत सरकार से बात करता है, लेकिन पहली बार हमने देखा है कि चीन के राजदूत जो नेपाल में थे, उन्होंने केपी ओली की सरकार को बचाने के लिए जो प्रमुख नेता है उस नेता से डायरेक्टली बात किया। तो इस तरह से केपी ओली की सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन? चीन। तो इस कदर चीन का प्रभाव नेपाल पे जा रहा है, नेपाल पे इस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। हमें अधिक सजग रहने की ज़रूरत है, हमें अधिक जागरूक रहने की ज़रूरत है कि नेपाल जैसा जो देश है, नेपाल जैसा हमारा क्लोजेस्ट एलाई है, जिसके साथ हम ओपन बाउंड्री शेयर कर रहे थे, आज उसके साथ डिस्प्यूट हो रहा है। कई बार डिस्कस किया पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, तो आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, आज हम इस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि महामारी के दौर में स्कूली शिक्षा, राइट। तो मेन डिस्कशन आज हमारा इसी टॉपिक पे होगा, और ख़ास करके ये जो यहाँ पे है स्वयं प्रभा पोर्टल के बारे में जो जिक्र किए गए,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्कूली एजुकेशन क्या है, ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, मेंस में आपके लिखने के काम आएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा आप देख लो, देखो स्वयं प्रभा क्या है। सबसे पहले कि स्वयं प्रभा एक 32 डीटीएच का एक समूह है। 32 डीटीएच चैनल जो है उसका एक समूह है, जो सुविधा जो है जीसेट जो हमारा सैटेलाइट है 15, इस सैटेलाइट के माध्यम से 32 चैनलों का एक समूह है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को। क्लियर है? स्वयं प्रभा चैनल है, एजुकेशन चैनल है, 32 चैनल का एक समूह है जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये सुविधा कैसे मिलता है उसे? तो जीसेट जो सैटेलाइट है उसके सैटेलाइट नंबर 15 ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। देखो, डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, हम डिटेल से इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो स्वयं प्रभा पोर्टल 32 शैक्षणिक चैनल का एक ग्रुप है जो 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन जो है सेवा प्रोवाइड करता है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होते हैं जो विविध विषयों को कवर करती हैं, राइट। तो इंटरनेट के माध्यम से सेवा पहुंचाती है दूर दराज क्षेत्रों में, और चैनल के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से भी ये सेवा पहुंचाती है। इसका नाम है स्वयं प्रभा। एक स्वयं पोर्टल होता है। स्वयं पोर्टल में क्या है कि आप जाकर के जो है बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं उस कोर्स में। स्वयं पोर्टल पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, लगभग 2800 कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसमें किसी भी कोर्स में आप जाकर के इनरोल कर सकते हो, और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, पास कर लोगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सर्टिफिकेट भी मिलता है, राइट। तो ये है स्वयं पोर्टल। इसी तरह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आई गेस 2015 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था मेंस में, राइट। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? तो एक तरह का सिंगल विंडोज सर्च फैसिलिटीज है, जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ई यंत्र क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज के एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए ई यंत्र की शुरुआत की गई है। इसमें जैसे रोबोटिक्स हुआ, रोबोटिक्स के प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। किस तरह से रोबोटिक्स का डेवलपमेंट हो सके, रोबोटिक्स लोगों के बीच में फेमस हो सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए ई यंत्र सरकार सुविधा लेकर के आई है। इसमें लगभग 275 से अधिक कॉलेज इसके साथ जुड़े हुए हैं जो इसकी फैसिलिटीज़ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो शुरुआत किया जा रहा है, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है, वो है NROER, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ठीक है। इसको NCERT ने डिज़ाइन किया है। यहाँ भी बहुत सारे जो हैं ऑनलाइन सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएगी, चित्र मिल जाएगी, जो आपके एजुकेशन को इन्हेंस कर सकती हैं। तो ये तो इनिशिएटिव हो गया। अब ई एजुकेशन के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। ई एजुकेशन क्या हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी तो ई एजुकेशन का पार्ट है। आप मेरा चेहरा नहीं देख रहे हो, यार मान लो चेहरा देखोगे भी आप, तो उसके बाद भी आप मेरे सामने तो हो नहीं, एक क्लास में रूम में हो नहीं, ऑफलाइन हो, तो ये भी ई एजुकेशन का पार्ट है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि स्टूडेंट कभी भी अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से जो है अपना शैक्षणिक कार्य कर सकता है। मान लो मैं वीडियो अपलोड करूंगा 10 बजे दिन में, आप चाहो तो उसे 10 बजे दिन को ही देख सकते हो, आप 12 बजे दिन में देख लो, आप शाम में देख लो, आप रात में 12 बजे देख लो, कभी भी आप देख सकते हो। तो ये भी ई एजुकेशन का फ़ायदा है कि किसी भी समय में आप अपना शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, किसी मटेरियल को आप बार बार देख सकते हो। क्लासरूम अगर होता है नॉर्मली, तो क्लासरूम एंड हो जाता है, और क्लासरूम एंड होने के बाद फिर वो क्लास रिपीट नहीं होता है, राइट।
तो इसी तरह लेकिन ये खूबी यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये क्लास, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो किसी भी समय में आप देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। लागत काफ़ी कम लगती है निश्चित तौर पे, ठीक है, पढ़ाई की लागत इसमें काफ़ी कम लगती है और स्टडी मटेरियल के बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा PDF आपको मिल जाता है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है। एक और पॉइंट भी आप कनेक्ट करो और वो पॉइंट है पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण को लेकर के एक पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हैं ई एजुकेशन को लेकर के। कैसे कैसे कि आज मान लो PDF में आपने पढ़ लिया, दैनिक जागरण PDF में पढ़ लिया, या जो हम कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो PDF में आप पढ़ लोगे, तो उसका जाकर के आपको कागज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उसका कॉपी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका कॉपी अगर आपको नहीं खरीदोगे तो उतना जो है पेड़ पौधा जो है जिससे वो कॉपी बनता है वो सेव होगा, राइट। पेड़ पौधा सेव होगा तो हमारा पर्यावरण अधिक सुंदर होगा, ग्रीन हाउस की समस्या समाप्त होगी, राइट। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं कि इसको आप पर्यावरण से भी कंसल्ट कर सकते हो, पर्यावरण बचाने में भी ये मदद कर सकता है। ई शिक्षा इंटरनेट कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन में करियर बनाने में आगे मदद कर सकता है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। अब चुनौती क्या है? चुनौती है कि आत्म अनुशासन, यानी मान लो कि आपको कुछ देर में आपने 5 मिनट पता चला कि वीडियो देख करके आपने वीडियो बंद कर दिया। क्लासरूम में अगर आप बैठोगे तो आपको पूरे के पूरे क्लासरूम में समय में रहना होगा, लेकिन यहाँ पे आत्म अनुशासन होता है कि चलो वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये आत्म अनुशासन की कमी जो है इसका सबसे बेसिक पॉइंट है, चुनौती है। दूसरा है कि छात्र और स्टूडेंट के बीच में जो कोरिलेशन होता है, जो कंसर्न होता है, जो कंसल्ट होता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में जो कंसल्ट होता है वो इसका अभाव होता है, कम्युनिकेशन का अभाव होता है। आप एक अच्छा दोस्त नहीं बना सकते हो, आप ग्रुप डिस्कशन जो है सामने सामने बैठ के होता है स्टूडेंट के साथ वो नहीं कर सकते हो। तो ये सारा का सारा ई एजुकेशन की खामी है, राइट। दूसरी बात क्या है कि खराब इंटरनेट कनेक्शन पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बनाते हैं। कई लोगों के पास आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मोबाइल अच्छा सा मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे वीडियो को देखेंगे, राइट। ऐसे कंडीशन में कैसे ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे, इसको लेकर के एक समस्या है। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है। 5G कनेक्शन हमारे पास नहीं है, 4G भी नहीं है, हर जगह 4G भी नहीं है, 3G भी अभी बहुत जगह ऐसा इंडिया में है जहाँ 3G नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ई एजुकेशन की राह में बाधक है, यानी हमें सस्ता इंटरनेट चाहिए, हमें सुलभ इंटरनेट चाहिए और हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए, तभी जाकर के हम ई एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है, खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह का जो होता है या कॉलेज का जो लाइफ होता है वहाँ पे आपको लैब करना होता है, लैब में जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है तो आपको लैब में ही करना होगा, वर्चुअल क्लासरूम में आप नहीं कर सकते हो। ये सारी की सारी खामी है। विद्युत व्यवस्था का अभाव है, गांव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है, तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ई एजुकेशन कैसे आएगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको मोबाइल नहीं चलेगा, आपका लैपटॉप नहीं चलेगा, तो एजुकेशन तो भूल ही जाओ आप। तो ये सारी की सारी समस्या हैं जो ई एजुकेशन के राह में बाधक हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि इस एडिटोरियल से ई एजुकेशन को लेकर के एक बार डिटेल से हम डिस्कस करें। देखो, बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार, पहली बार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $500 बिलियन क्रॉस कर गई है। आई रिपीट, इट्स $500 बिलियन। भारत की विदेशी मुद्रा $500 बिलियन क्रॉस कर गई है। तो आपको बेसिक ये जानकारी होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा में क्या क्या कंपोनेंट उसका आता है। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन आपको ये रखना चाहिए, देखो यहाँ दिया हुआ कि अमेरिका में $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और चीन में 13 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पे है। अमेरिका कितना है? 19 ट्रिलियन और चीन कितना है? $13 ट्रिलियन का चीन का अर्थव्यवस्था है। अब आप पूछोगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है?
तो भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3 ट्रिलियन की है। एग्जैक्टली 2.92 या 93 है। इतना $1 ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था है। चीन का इकोनॉमी भारत से लगभग 4 गुना अधिक। क्लियर है। 1970 के दशक में कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, हमने डिस्कस किया था सेज पॉलिसी को लेकर के। आपको याद होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमने बताया था कि 1960 के दशक में भारत का जीडीपी चीन से ज़्यादा था और 60 के 70 के दशक में जो है दोनों का लगभग बराबर रहा है। 70 के दशक में जो है चीन ने सेज पॉलिसी को लेकर के आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर के आया, इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया और आज उसका हम परिणाम देख रहे हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार भी सेज पे अब सीरियस है। राइट। तो देखो यहाँ हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ कि विदेशी मुद्रा भंडार का क्या क्या कंपोनेंट है। विदेशी मुद्रा भंडार में 4 तत्व शामिल हैं। पहला तो है विदेशी परिसंपत्ति। परिसंपत्ति में क्या आता है? विदेशी एसेट्स में क्या क्या आता है? शेयर आता है, डिवेंचर आता है, बॉन्ड आता है और फॉरेन मुद्रा आता है, जैसे डॉलर हो गया, जैसे पाउंड हो गया। ये सब पार्ट हैं विदेशी परिसंपत्ति का। दूसरा जो है स्वर्ण, गोल्ड रिजर्व भी आता है इसके अंतर्गत। विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व भी आता है। तीसरा आता है आईएमएफ के रिजर्व कोष। आईएमएफ का रिजर्व कोष जितना हमारे पास है वो भी इसका पार्ट है। और फोर्थ आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर, जिसे कहा जाता है एसडीआर इज अ करेंसी ऑफ आईएमएफ। एसडीआर इज करेंसी ऑफ आईएमएफ। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको लेकर के क्वेश्चन भी आया है। तो ये 4 जो पार्ट हैं ये विदेशी मुद्रा भंडार के पार्ट हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो विदेशी परिसंपत्ति है, फॉरेन एसेट्स हैं। फॉरेन एसेट्स में आपको शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया और विदेशी मुद्रा हो गया इटसेल्फ, जैसे डॉलर हो गया, जैसे आपको पाउंड वगैरह हो गया। सेकंड हो गया गोल्ड रिजर्व। थर्ड हो गया आईएमएफ के रिजर्व कोष और फोर्थ हो गया स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, चूंकि यूपीएससी ने इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। स्पेशल ड्रॉइंग राइट 1970 से जो है आईएमएफ का ये मुद्रा है। इट इज ए लीगल करेंसी ऑफ आईएमएफ सिंस 1970। स्पेशल ड्रॉइंग राइट में जो है 5 करेंसी को शामिल किया गया और इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस करेंसी को हाल में शामिल किया है। आई गेस 16 में क्वेश्चन पूछा था। देखो मेरा यूपीएससी का हमने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया, उस पेपर को जाकर के निश्चित तौर पे आपने देखना। राइट। उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हम ऑलरेडी उसका लिंक दे देते हैं प्लेलिस्ट का। वहाँ पे 19, 18, 17, 16 का यूपीएससी का पेपर मैंने सॉल्व किया है, उसको जाकर के देखना, तब आप कोरिलेट कर पाओगे कि हम जो डिस्कस करते हैं, कि जो पेपर डिस्कस करते हैं डेली आपके साथ, वो किस तरह से रिलेवेंट है आपके लिए। तो वहाँ से आपको आइडिया आएगा। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है, 16 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर में जाकर के आप देख लेना। तो 5 जो करेंसी है एसडीआर के वो कौन कौन से हैं? अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है और चीनी रेमी है। राइट। तो ये 5 करेंसी जो है एसडीआर के करेंसी हैं। क्लियर है कि विदेशी मुद्रा भंडार का 4 पार्ट है और उसका एक पार्ट एसडीआर है, जिसके बारे में हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे थे। देखो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। तो एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत 9वें स्थान पर। लेकिन ये जो संस्था दिया हुआ यहाँ देखो, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड जो है, ये संस्था यूपीएससी के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है और स्टेट पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस संस्था के बारे में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पहले न्यूज़ सुन लो। न्यूज़ क्या है कि एफडीआई के मामले में अंकटाड की एक रिपोर्ट है कि एफडीआई के मामले में इंडिया 9th पोजीशन पे आ गया वर्ल्ड में। राइट। तो इतना न्यूज़ है, इससे अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंकटाड इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी।
एक प्रस्ताव के रूप में, जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था UNHRC, उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। अंकटाड से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछ देगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। द लिस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। एंड कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। आई रिपीट, ये 5 रिपोर्ट अंकटाड जारी करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 5 रिपोर्ट अंकटाड जारी करते हैं। देखो ये याद रख लेना थोड़ा सा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? सबसे पहले तो ये जानो, ये जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD इसे कहा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इसे जारी करता है। इस सूची में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 43 है। इस सूची में भारत का स्थान 43 है। पिछले वर्ष भी भारत 43 स्थान पे रहा था और टोटल 63 देश हैं। 63 देश का मूल्यांकन किया गया, जिसमें पहला स्थान सबसे अधिक कॉम्पिटिटिवनेस है सिंगापुर में, और भारत 43rd पोजीशन पे है आउट ऑफ 63 कंट्री। रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMD। रिपोर्ट का नाम क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। देखो इसी चीज़ को अगर आप आने वाले समय में जो है, ये मंथ चल रहा है, कैसे जून चल रहा है, जुलाई में जो करेंट अफेयर का आपको नोट आएगा या मंथली मैगजीन आएगा, तो उसमें पक्का ये न्यूज़ होगा, राइट। ये न्यूज़ उसमें पक्का होगा। तो अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हो हमारे साथ, डेली दैनिक जागरण एनालिसिस करते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको मंथली मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते इसको डेली आप देखा करें। देखो इसको आप एक बार पढ़ लेना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा है, CPEC को लेकर के चर्चा है, हमने कई बार डिस्कस किया है। थोड़ा सा हम आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं कि CPEC क्या है। देखो ये कासगढ़ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो है, ये जगह है, ये कासगढ़ है। कासगढ़ पार्ट है चीन का, और ये पार्ट है ग्वादर, ये पाकिस्तान का। ये जो पार्ट है, ये जो क्षेत्र है, ये जो गुलाबी क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। अरब सागर यहाँ पे हो गया। तो ऐसे कंडीशन में चीन को अगर इन करना है, कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक जो है चीन निर्माण कर रहा है, और इसी निर्माण को CPEC कहा गया है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ सड़क का निर्माण कर रहा है, जहाँ कनेक्टिविटी का निर्माण कर रहा है। भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? कि ये जो है भारत के इस क्षेत्र से POK होके गुजर रहा है। तो भारत इसलिए इसका विरोध कर रहा है चूँकि यह POK होके गुजर रहा है, और भारत का कहना है कि POK जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो बस आप 2 लोकेशन याद रखना, एक तो याद रखना CPEC में कासगढ़ याद रखना जो कि चीन में है, और वहाँ से CPEC की शुरुआत होती है और पहुँचता है कहाँ? ग्वादर, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का पोर्ट है, बंदरगाह है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ से दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ सकते हो आप। देखो CBI को UPPSC की 4 परीक्षाओं में मिली गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी मिली है अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है कि CBI के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया है, आज एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं। CBI को लेकर के अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है,
यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यह गृह विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई जो आती है, जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो आता है कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी इसे कहा जाता है। कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई आता है। इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत यूपीएससी भी आता है, ये भी याद रख लेना। यूपीएससी, एसएससी जो भी एग्जाम आप देते हो वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, ना तो ये संवैधानिक संस्था है ना ये सांविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का हमने डिस्कस किया है कि जिस संविधान संस्था का जिक्र भारत के संविधान में हो उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिस संस्था का निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, जैसे एनजीटी। लेकिन यह ना तो सांविधिक संस्था और ना संवैधानिक संस्था। तो इसकी स्थापना कैसे हुआ? इसकी स्थापना जो है कार्यपालिका के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ, मंत्री परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ। और याद रख लेना, नीति आयोग जो है, नीति आयोग भारत का, ये भी ना तो संवैधानिक संस्था है ना सांविधिक संस्था है। इसकी भी स्थापना संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा 1 अप्रैल 1963 को हुआ है। राइट, सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ है एक प्रस्ताव के द्वारा, और नीति आयोग का भी निर्माण एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ। इसलिए ना तो ये संवैधानिक संस्था है ना सांविधिक संस्था है। तो इसे फिर जांच कैसे करता है, या किस एक्ट के द्वारा इसे शक्ति प्राप्त है? तो इसे शक्ति प्राप्त है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा इसे शक्ति प्राप्त है। और इंटरपोल का सहयोगी के रूप में सीबीआई काम करता है। यानी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरपोल को इंडिया में चाहिए तो वो सीबीआई से कंसर्न करेगा, और सीबीआई को कोई इन्फॉर्मेशन विश्व से चाहिए तो इंटरपोल से कंसर्न करेगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। राइट, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में हमें बताना। देखो, मनोरोग को स्वास्थ्य बीमा में लाने के लिए मानसिक जो बीमारी होती है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद मानसिक बीमारी एक बार फिर से चर्चा में है। तो इसको लेकर के इरडा को नोटिस जारी किया गया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे इरडा इम्पॉर्टेंट है। कल हमने इरडा को लेकर के, यानी भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, राइट, इरडा को लेकर के कल हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको लेकर के कल हमने डिटेल से डिस्कस किया। कल का वीडियो जाकर के देख लेना, इरडा के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है इस संस्था पे। ओके, आज हमारे पास इतना ही था। क्वेश्चन आज हम नहीं पूछ पाए, कल क्वेश्चन फिर पूछेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो निश्चित तौर पे कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।